आप लोगों को याद होगा मुलायम सिंह यादव ने अपना मुजफ्फरनगर कांड करवाया, तब कहा कि मैं किसी पहाड़ वहाड़ को नहीं जानता। तो उस समय हम लोगों ने 44 दिन तक धरना दिया था, आपको याद होगा, वकीलों ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने 44 दिन तक धरना दिया था, केवल इस बात के लिए कि उत्तराखंड राज्य हो और या तो राजधानी या हाईकोर्ट हमें नैनीताल में दी जाए, क्योंकि दो प्रमुख शहर हैं, आप देहरादून और नैनीताल, क्योंकि गढ़वाल से देहरादून नज़दीक पड़ता है, नैनीताल इधर पहाड़ के सारे उसको कवर करता है। तो जो हमारे परिकल्पना थी वो थी कि हमारा जो पहाड़ी है उससे पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों का थोड़ा उत्थान हो। दुर्भाग्य इस बात का है ये बना, और जैसे कि हमारे रमन भाई ने दिखाया कि नैनीताल, मल्लीताल नैनीताल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है उसमें, उसके बावजूद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब हमारे यहाँ नए नए जजेज आए तो उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को यहाँ अपॉइंट करवाया। जितने यहाँ कर्मचारी हैं उनमें से अधिकांश जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे क्या पहाड़ी बेरोजगार नहीं थे? क्या यहाँ में लोगों में काबिलियत नहीं थी जो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम जब बात सर से ऊपर चली जाती है तब हम थोड़ा सा जागते हैं। ये हमारे अंदर की बेसिक कमी है। ये जो मंथन चल रहा है, आपको याद होगा एक तथाकथित जज थे जिन्होंने जमीन भी खरीद ली थी और उस समय कई लोगों ने जमीनें खरीद ली थी। ये षड्यंत्र तब से चल रहा है कि हाईकोर्ट यहाँ से शिफ्ट की जाए। एक और ये बात बताई जाती है हमें कि ये साहब ये तो यहाँ तो उत्तराखंड राज्य को बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, पैसे की कमी है, आपदाएं आती हैं, ये होता है। दूसरी ओर एक बना हुआ सेटअप जिसमें अरबों रुपया लगा हुआ, उस सेटअप को डिस्टर्ब करने के लिए ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हालांकि हल्द्वानी नैनीताल का पार्ट है, लेकिन जो पहाड़ी राज्य की पहाड़ी की परिकल्पना थी उससे बहुत दूर है। क्योंकि वो जो हमारी ये आप हाईकोर्ट में आते हैं तो आप देखते हैं, खुद ही देखते हैं कि कितना शांत वातावरण है, कितनी शांति यहाँ पर काम करने में होती है। किसी को कोई तनाव नहीं। तनाव एक बात का है, जो हमारे जूनियर एडवोकेट्स आते हैं उनके रहने की, उनके जो प्राइमरी नीड्स होती है उसकी जरूरत है। तो इस सरकार को ये चाहिए कि कोई ऐसा फंड बना दे, इस फंड में से ऐसा फंड बना दे जो हमारे न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं उनको कोई हेल्प मिले। बजाय इसके आज ये एक बिल्डिंग बन रही, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर उसका बन रहा है, आपके चैम्बर्स का बन रहा है, एक उधर चैम्बर बने, इधर ये बनी, सारे यहाँ के ऑफिसेज हटाए गए, यहाँ के सारे कर्मचारियों को जो सालों से रह रहे थे वो सब हटा के यहाँ से वो हटाए गए। उसके बाद ये बात कहाँ से ये सोचा आया, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, वो हमें समझना पड़ेगा। ये हमने तो बहुत आंदोलन किए और हम जानते हैं, हमने तो ऐसे आंदोलन किए थे कि हमने एसडीएम की कुर्सी उठा के बाहर रख दी थी। लेकिन जो साजिश करता होते हैं उनके कान में जू नहीं रेंगता है, क्योंकि उनके पीछे भूमाफिया होते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े माफियाज होते हैं। और जो हम जिसे तथाकथित नेता कहते हैं, इनका काम केवल 5 साल में 10 साल में केवल पैसा कमाना रहता है और केवल एक ही इनका उद्देश्य रहता है कि किस तरह से पब्लिक के बीच में डिवीजन किया जाए। हमारे बीच में आती है बात गढ़वाल कुमाऊं। क्या है गढ़वाल कुमाऊं? हम सब पर्वतीय लोग हैं, गढ़वाल न कुमाऊं कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि हम पर्वतीय हैं। और जो नैनीताल की हम आपने जो राजधानी देहरादून में बनाई, इसी तरह उत्तराखंड में हाईकोर्ट की स्थापना हुई और ये हाईकोर्ट की स्थापना के बाद लीगली भी, जो रमन भाई ने कहा बहुत सही बात कही, लीगली भी ये शिफ्ट नहीं हो सकती है। हालांकि आप कहोगे डिस्ट्रिक्ट तो नैनीताल, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में ही आता है, उसके बावजूद इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको प्लेस को डिफाइन किया है आपने उसमें नोटिफिकेशन। तो मेरा तो सजेशन ये है, मेरा कहना ये है, सजेशन तो नहीं दे सकती हूँ मैं। आंदोलन हमेशा व्यक्ति नहीं करता, आंदोलन हमेशा जनमानस करता है और जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक आंदोलन नहीं हो सकता है। लेकिन इनको कन्विंस करने के लिए कन्विंस किया जाए, नहीं कन्विंस होते हैं तो हमारे पास और कई भी तरीके हैं। हमें तो मरने से डर है नहीं, किसी बात का डर है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि ये हाई कोर्ट यहाँ नैनीताल में इसलिए रहे कि पब्लिक मनी इसमें यूज हुई है, ये पैसा टैक्स पेयर का है, ये पैसा पब्लिक का है, सरकार का नहीं है। जैसे अंकिता भंडारी में उन्होंने 25 लाख दे दिए,
25 लाख सरकार ने जो दिए किसकी जेब के दिए? ये हमारे अपनी जेब के दिए। तो ये जो इस तरह के अपराधी लोग होते हैं, इनकी संपत्ति कुर्क करके इस तरह के देना चाहिए। लेकिन साथ में इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है कि वो हाईकोर्ट शिफ्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मेरा मेरी राय ये है कि हमें इसमें आंदोलन को कुछ तीव्र गति से करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 3-4 दिन से बैठ रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांटने का वो निकाल रहे हैं अखबार में, और ये कह रहे हैं कि 120 लोगों ने दस्तखत कर दिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि ये हमारे बीच में डिवीजन करने वाले कुछ साजिशकर्ता घुसे हुए, और इससे कन्विंस गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से भी, कानून मंत्री से भी, और सेंटर के मिनिस्टर से भी, जो रिजू आप तो जानते हैं, तो उनसे भी मिलना चाहिए। भाई क्यों शिफ्टिंग हो जब आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं, जजेस की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं। वकीलों ने एक हद तक 22 साल में अपने को सेट कर लिया है और कर रहे हैं, संघर्षरत हैं अभी भी नए न्यू कमर्स। तो क्या जरूरत, कौन सी ऐसी बात आ गई कि आपको एक नई जमीन तलाश हो गई, एक नया स्ट्रक्चर बनाने की जिज्ञासा पैदा हो गई? तो इन सब शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना किसी का अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, हम तो आंदोलन में विश्वास रखते हैं, इसलिए जो है मेरा तो ये है कहना कि हम जो 44 साल जो हमने 44 दिन हमने जो आंदोलन किया, केवल इस परिकल्पना के साथ किया कि हमारी एक पहचान पहाड़ी राज्य के पहचान पहाड़ी के रूप में होगी। यहाँ से कहीं से भी जाओ, हम एट नैनीताल जब कहते हैं तो हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं, या देहरादून, तो उससे बड़ा फख्र महसूस होता है। हल्द्वानी को जानता कौन है? हल्द्वानी से मेरा डिफरेंस नहीं, मैं तो हल्द्वानी से डेली आ रही हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब हमारे पास साधन सीमित हैं, जब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो एक बने बनाए स्ट्रक्चर को ख़त्म करके उसके दूसरा स्ट्रक्चर पैदा करने की क्या जिज्ञासा आन पड़ी, और कौन सी इसके पीछे साजिश है, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पुलिस के अधिवक्ता ने सब एक से रखा। मैं पाल साहब से भी कहूँगा कि यहाँ के नैनीताल के विकास के लिए क्या किया जाए और इस अफवाह को कैसे दूर किया जाए। अध्यक्ष जी, संयोजक जी, सभी को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से सीनियर एडवोकेट मैडम पुष्पा जोशी जी, ब्यूरो अध्यक्ष पंजी साहब, रमन शाह जी, आंदोलनकारी, हमारे नेतृत्व हैं, बड़ा दमखम रखते हैं। मैं नेगी जी से लेकर सबको संबोधन कर रहा हूँ, और संबोधन में आप सबका स्वागत इसलिए कि आप सब संघर्षशील व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल जो है ये परमानेंट हाईकोर्ट, अस्थायी हाईकोर्ट, और उत्तराखंड में 20-22 साल युवा उत्तराखंड में अभी तक कोई ऐसी अस्थायी हाईकोर्ट के अलावा कोई अस्थायी चीज नहीं। ये पहला समस्या। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को अति शीघ्र अस्थायी राजधानी स्थापित करनी चाहिए, अति शीघ्र करने चाहिए। मैं उसका उदाहरण आपको इसलिए भी करना बहुत जरूरी हो गया कि उत्तराखंड, अब मैं कहूंगा तो उत्तराखंड की नाम खराब होगा, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरह से हो गया, उत्तराखंड का जो देवभूमि थी कहीं उसका विलोम न हो जाए, उल्टा न हो जाए। देवभूमि को खराब कर रहे हैं जो ये भ्रष्टाचारी है। शुरू से भ्रष्टाचार का जस्टिस कांडपाल जी के जो जजमेंट हुआ, कमीशन का जो जजमेंट है, वहां से भ्रष्टाचार की रूपरेखा रख के उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबी इंक्वायरी। उसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर लो जाए। NH-74 कितने घपले हो गए, ये अपॉइंटमेंट के घपले अलग से है, और आपके जितने भी ये सारी चीजें हुई हैं सबको कंसल्टेट करके उत्तराखंड को देवभूमि को के अस्तित्व को देवभूमि के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस सरकार को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए विस्तार से। ये संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी व्यवस्थाओं के लिए जो जो
मैडम ने कहा और सारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, इनको 5 साल से ऊपर हो गए, यहाँ जो भी चीफ जस्टिस आ रहा है बहुत तंग कर रहा है। वो कह रहा है हाई कोर्ट जा रही, कभी मीटिंग, पुराने जस्टिस रंगराजन जी ने तो मीटिंग ही बुला दी थी कि मैं 2 जज कहाँ बिठाऊं। उनको बहुत समझाया कि आप मंसूरी वो देखिए, शिमला देखिए, शिमला में किस तरह से हाई कोर्ट है, और हिमालयन स्टेट में जितने भी स्टेट है उनकी हाई कोर्ट देखिए। तो ये समझने की कोशिश नहीं करना है। अगर इस तरह कर रहा है तो एक आंदोलन की रूपरेखा, ये सारे लोग लग करके राजनीतिक हो गए, और ये जजेज भी उसमें पुराने नए सब शामिल है, ब्यूरोक्रेट शामिल है। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये भूमाफिया का साम्राज्य उत्तराखंड में हो गया है, वो सारे वो करके हर चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, और ये एक ऐसी प्रणाली, ठेकेदारी प्रणाली के अंदर पूरे देश को रखना चाहते हैं। इससे बचाने के लिए अधिवक्ताओं की एक जिम्मेदारी होगी, जागरूकता हो गई कि जागना जरूरी हो गया कि इन सब के खिलाफ आंदोलन करें, जन जागरण करें, अखबार के जरिए करें, कोर्ट के जरिए, कचहरी के जरिए, लोगों को बुला करके, पत्रकार बंधुओं के जरिए इस तरह की रूपरेखा रखना, उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाना, मजबूत बनाना, देवभूमि की स्थापना करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। मैं ये सवाल इसी क्रम में मैं आगे कहूँगा कि हमारे युवा अधिवक्ता हैं ऑल इंडिया रीजन पंथ इधर इतने सालों से हम रोना रोते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। हमारे स्टेट में पलायन की इतनी बुरी समस्या हो गई है कि आज के समय में पलायन आयोग भी पौड़ी से पलायन करके देहरादून पहुंच चुका है। और अब ये नौबत आ गई कि हमारा हाई कोर्ट भी पलायन करने पर आतुर है नैनीताल से हल्द्वानी। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है जिसमें हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है, उसको इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कल के दिन इन्वेस्टमेंट होना भी है, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, जितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, ये हल्द्वानी करने की जरूरत नहीं, ये पहाड़ में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कल के दिन पहाड़ के काम नहीं आएगा अगर हल्द्वानी चला। हल्द्वानी ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे कभी ना कभी, आज ना कल, हाई कोर्ट हो ना हो, कैपिटल हो ना हो, वो डेवलप खुद ही करेगा। आप याद करेंगे देहरादून पहले भी उत्तराखंड क्षेत्र का बड़ा डेवलप्ड सिटी था, हल्द्वानी भी इस रीजन का बड़ा डेवलप्ड सिटी था, और वो ग्रोथ तब भी कर रहा था जब वहां हाई कोर्ट नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। यही इंस्टीट्यूशंस आज के दिन पे पहाड़ में होंगे तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, सीट ऑफ पावर बनेगी। जब सीट ऑफ पावर बनेगी तो जो हम आज के समय पे पहाड़ में सड़कें नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ मेजर सिटीज है कुमाऊं के, आज के समय वहां पे सड़कें नहीं। आप जाएंगे, कितने सारे हमारे जो सीनियर कॉलीग्स हैं वो अगर आज के टाइम पे गाड़ी में बैठ के भी जाएं, उनकी पीठें चटक जाएंगी। ये 1.5 साल से ये जो टूटी हुई सड़कें क्यों नहीं बनती? ये सड़कें इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि इन सड़कों पे हमारे विधायक नहीं चलते, इन सड़कों पे हमारे सांसद नहीं चलते हैं, इन सड़कों पे हमारे सचिव, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे मुख्य सचिव, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव, हमारे कोई मंत्री, ये नहीं चलते। ये चलते हैं तो ये देहरादून से दिल्ली की सड़कों में चलते हैं, और आप जानते हैं कि दिल्ली से और देहरादून का हाईवे कितना अच्छा हो चुका है। अगर कल के दिन यही लोग इन सड़कों पे चलेंगे तो सड़कें अपने आप चमक जाएंगी। आप देख लीजिए, मोदी जी पहुंचते हैं, धामी जी पहुंचते हैं अगर सड़क से, तो वो पूरे जिले की हर सड़क पे हॉट मिक्स कल के दिन चमक रहा होता है। एक दिन पहले चमक जाता है और महीने भर चमकता रहता है। ये बात अलग है कि वो 1 महीने बाद बारिश होती है और फिर वापस चला जाता है, मगर जब तक सीट ऑफ पावर और जो सेंटर्स ऑफ पावर है वो पहाड़ में नहीं आएंगे, तब तक इस पहाड़ का कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर हमारी सरकार, हमारे पर्सन्स इन पावर इतने ही आतुर हैं कि हर चीज तराई में ही डाल दें,
और उसी पे सब कुछ करते रहें और फिर पलायन का रोना रोते रहें, तो इससे बेहतर है कि आप जो हमारी पूरी पर्वतीय पूरी जनसंख्या है उसको रिसेटल कर दिए तराई में, और जो पूरा पहाड़ों से गिफ्ट कर दिए नेपाल और चाइना को, वो बहुत खुश होंगे। वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि आप उन्हीं को दे दीजिए और ट्रीटी साइन करके और थोड़ा और तराई उनसे ले लीजिए, ठीक है है ना। इसीलिए बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 मिनट में अपनी बात दरअसल में ये है कि अगर ये रमन शाह जी से 2 मिनट आप 2 मिनट ज़्यादा नहीं। एक सेकंड क्लियर कर रहा कि ये जो है ना, अगर इनको सही रूप में विकास करना है तो इन्हीं के सरकार ने पिछले सरकार ने ये कहा कि गैरसैंण को 25,000 करोड़ 10-15 साल का प्रोजेक्ट गैरसैंण के विकास के लिए रखा। इन्हीं की घोषणा है, इसी सरकार है संकल्प पारित किया था। तो आप उस लाइन में क्या हुआ? उस लाइन में तीसरा विधानसभा भवन बन रहा देहरादून में। मेरा तो हमारा ये है कि पहले ये तो एक सेंट्रल विस्तार की तरह जैसे पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुई, आप पूरे उत्तराखंड की वहां क्यों नहीं फॉर्मेशन करते? उत्तराखंड गैरसैंण में सेंट्रल विस्तार के रूप में विकसित करें, कोई प्रोजेक्ट लाए, रिजेक्ट करें या अलाउ करें, कुछ तो करें। गैरसैंण को लटका रखा है, आप करिए, आप स्टैंड को क्लियर करिए। ये भी होना जरूरी, कोई भी सरकार हो, बस देख के कुछ सरकार को नहीं कर रहा, लेकिन जनरल इसमें एक सोच अवश्य कुछ रखें। ये बस आप रमन शाह जी से कहूँगा 2 बात अपनी, क्योंकि 2 मिनट अपनी बात करें। मेरे जांबाज उत्तराखंड के अधिवक्तागण और मेरे सीनियर, उनका अभिनंदन, स्वागत व आभार। आज अभी मुझे अध्यक्ष जी ने कहा, संचालक महोदय ने कहा कि मैं अपने विचार रखूं, तो मैं अपने विचार केवल आज इसमें हमें वैसे विचार तो बहुत हैं, पर लेकिन केवल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज ये मुद्दा दोबारा उठाया दोस्तों, साथियों, 98 में ये मुद्दा उठा था और 98 में ही विधानसभा ने, यूपी विधानसभा ने हाईकोर्ट को इलाहाबाद में कि उनकी जॉइंट जो है इलाहाबाद के हाईकोर्ट की बिल्डिंगें भी खाली हो चुकी थी, और उस टाइम उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव मांगा और हमसे ऑब्जेक्शन मांगा। माननीय स्वर्गीय सूरज सिंह नेगी जी ने एक मीटिंग की मसूरी में, जहां हमारे साथियों को गोली लगी थी, वहां पर उन्होंने मीटिंग करवाई 98 में और एक प्रस्ताव रखा कि हमारी हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए, और अल्टीमेटली विधानसभा यूपी ने 2000 में ये हाई कोर्ट एक सेपरेट हाई कोर्ट के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रस्ताव किया, और एक्ट नंबर 2000 है। अब उसके अगर आप कॉपी देखें कि प्रेसिडेंशियल सीट, मेन सीट, और जो है दूसरी जो सीट होती है ट्रांजिट सीट, वो 2 सीट अलग अलग होती हैं। अलग अलग गवर्नर और चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो सर्किट बेंच में अपने हस्तक्षेप करे, पर लेकिन जो जहां तक प्रिंसिपल सीट है उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो। ये प्रेसिडेंशियल नोटिस है दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नैनीताल वर्ड, ये डिस्ट्रिक्ट का वर्ड नहीं है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नैनीताल में इसकी जो प्रिंसिपल सीट होगी वो नैनीताल में होगी। तो बिना इसको नैनीताल में होगी सर मैम, नहीं, ये प्रिंसिपल सीट नैनीताल में होगी। ये नैनीताल इज अ प्रॉपर वर्ड कि वहां पर ये प्रिंसिपल सीट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट नहीं, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को किसी को भी चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। और ये जो दूसरी जो है ये उत्पल कुमार, मैं दूसरा कागज दिखा रहा हूँ कि एक सज्जन जो अपने आप को एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं, विनीत कुमार, ये इन्होंने एक ऐसी मीटिंग की है, एक कंकॉक्टेड मीटिंग की है कि हाईकोर्ट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है, और ये मीटिंग है हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के बारे में।
जो कि कंप्लीटली इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें लगभग मैंने काफी कार्रवाई हो चुकी है। मंडे तक इसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस चले जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस चले जाएगा और 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि अगर इन्होंने रिटर्न एपोलॉजी नहीं मांगी सोसाइटी से, उत्तराखंड की सोसाइटी से अगर रिटर्न एपोलॉजी नहीं मांगी अपने कंडक्ट के बारे में, तो वी विल फाइल क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट दैम। और एडवोकेट जनरल अगर फाइल करते, क्योंकि पहला राइट एडवोकेट जनरल का है, और उसके बाद अगर एडवोकेट जनरल नहीं फाइल कर सकते तो दूसरा राइट हमारा है। एग्रीड पार्टियां में, और हम इसमें डेफिनेटली इसको फाइल करेंगे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसमें बनता है। और इसके बाद अगर किसी तरह से मुकदमा गिर भी जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो 19 में हम अपना अपील का प्रोविजन है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। हम 10% के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, तो हम इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ हम इतनी सीधी सादी लड़ाई नहीं है जितना ये लोग समझ रहे, मिठाई बांट के। या एक लॉयर को अपने को इन्होंने शो किया है कि इन्होंने पहले हाईकोर्ट को वहां पर रोका था, अभी हमने किसी को नाम नहीं लिया वहां पर, लेकिन आज इन्होंने पर्चे में दस्तखत करके ये आपने साबित कर दिया है कि इन्होंने हाईकोर्ट रोका था इलाहाबाद। तो ये इन्होंने साबित किया है। इन्होंने यही लोग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद में रोका था। और इस टाइम क्योंकि ये विरोधी रहे, और देखिए एक और चीज विरोधी रहे सर, वो नोटिस की आप अध्यक्ष महोदय आप इस नोटिस की कॉपी इकट्ठा करें और उस बार काउंसिल में इंडिया को, बार काउंसिल उत्तराखंड को इनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ताकि वो जो, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, वकील को कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क शोभा नहीं देता है और न उसको अलाउ करता है। अब वी आर प्रिविलेज क्लास बॉडी, क्योंकि हमको सोसाइटी ने प्रिविलेज दिया है। आज के दिन हम सोसाइटी के विजिल ब्लोअर भी हैं कि सोसाइटी में कोई जो गलत काम हो रहा है तो उसमें बताएं कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो ये हम सब अधिवक्ता जो है विजिल ब्लोअर का काम करें और ये बताएं जनता को कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और ये इस तरह से जो है। लेकिन बहुत मंडे तक आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पर दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस लड़ाई को पंजी से कहूंगा कि 2 बात रखें अभी। जी हमारे वरिष्ठ मेरे साथियों ने और कुछ बात कही, मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें। इस आपके मंच के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं, उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा है उसको समाप्त करने की तैयारी चल चुकी है। चाहे परिसीमन का मामला हो, चाहे राजधानी को लटकाने का मामला हो, और चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आरक्षण को जब खत्म कर दिया गया और महिला आरक्षण को खत्म किया, उसमें सरकार द्वारा एक बयानवीर के अलावा और कोई कारण नहीं। और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे अभी कुछ दिन पहले यहाँ नैनीताल में आए थे, उनसे पूछा गया तो हाईकोर्ट शिफ्टिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा जन भावनाओं के आधार पर काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, क्या यही आपका कार्यशैली है कि जन भावनाओं को इग्नोर करते हुए आप ये बयान दे रहे हैं? आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, वो कमेटी किस अथॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूट हुई है? और महाभ्रष्ट और ऐसे अधिकारी जिसके ऊपर कहीं चार्ज लग चुके हैं पहले। तो उत्तराखंड को मैं ये कह रहा हूं कि केवल प्रॉपर्टी डीलरों के दबाव में जो काम किया जा रहा है उसको ना करें। और दूसरी चीज, उदाहरण दे रहा हूं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो है, जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट कही है केदारनाथ, जब केदारनाथ में एक आलीशान गुफा हो सकती है, तो उत्तराखंड राज्य में विशेष रूप से नैनीताल के अंदर जो ये हाई कोर्ट है, इसका और भव्य स्वरूप क्यों नहीं हो सकता? ऑल वेदर रोड आप बना सकते हैं, ऑल वेदर रोड का सपना है जिसे कहना चाहिए। और 1962 के बाद, 1962 में चाइना युद्ध के बाद पिथौरागढ़ तक रोड बनी है, पहाड़ में रोड बनी है। यही सब चीजें ये हो सकती हैं। ये बहाना कि साहब नैनीताल में वादकारियों को असुविधा होती है, यह जितना वादकारी यहाँ आकर और नैना देवी के आशीर्वाद से खुश होता है, उतना जो है कहीं नहीं होगा। और अगर आप बात करते हैं, आज आपकी बातचीत चली है। और दूसरी बात मेरा फिर आपको कहना है, अभी आने वाला समय 7 नवंबर के बाद आप देखिएगा, जब माननीय चंद्रचूड़ महोदय मुख्य न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय के पद पर आएंगे जिनके द्वारा पूरा ही सिस्टम वर्चुअल होने का हो चुका है पूरे इस भाग में। तो आप ये बताइए उन परिस्थितियों को देखते हुए क्या इन सब चीजों की जो इतना वास्ट इन्वेस्टमेंट आप जो प्रपोज करने चाह रहे हैं, जिस राज्य के पास आपके पास पैसा नहीं है, कोई एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम मुकदमे जो है इसलिए हो रहे हैं कि कर्मचारियों को ये कह दिया गया साहब इनको जो है रॉन्ग फिक्सेशन, उसके आधार पे गलत मिल गया, फलाना मिल गया। ये जो वित्त विभाग है क्या चीज है, और उधर दूसरी तरफ में एक एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा होने की तैयारी हो रही है। हालांकि मैं नहीं मानता कि ये जिसने भी किया होगा क्या किस उद्देश्य से किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हम लोग आरटीआई में एप्लीकेशन देंगे। हमारे बड़े भाई रमन शाह जी ने ये बात कही है। इसके साथ साथ हम आरटीआई की हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में भी अप्लाई करेंगे कि पहले ये बताया जाए कि इसमें कितनी वास्तविकता है, क्या सच्चाई है। और पत्रकार महोदय से मैं ये कहता हूं आपसे कि आप भी जागरूक पत्रकार है, आपने इतना बड़ा, आप लोग हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये सीधा एक इंटरव्यू लीजिए और इस बारे में ये बताइए कि ये स्थिति स्पष्ट करें ताकि ये भ्रम दूर हो, तो ये हमेशा के लिए भ्रम दूर हो। धन्यवाद। मैं भूम भाई से कहूँगा, हमारे पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन की 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय पाल साहब, पूर्व अध्यक्ष पंजी रमन शाह जी, महाप्रशासक कर्नाटक साहब और हमारे सभी प्रबुद्ध जन जो इस उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। अभी पंजी ने बात की ऑल वेदर रोड की, अभी पंजी ने बात की उत्तराखंड से फाइनेंस की कमी होने की। मैं कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लोग सिर्फ इसको बहुत कंजर्वेटिव या संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं कि नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट चली जाए या नैनीताल से एक्स जगह चली जाए, ये बात इतनी हल्की नहीं है। इसके पीछे षड्यंत्र आप देखिए। ये देश की अस्मिता और एकता और अखंडता से भी संबंधित बात है। ये मैं इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि जिन पहाड़ों को जो चाइना बॉर्डर से टच्ड हैं, अगर हम उनको विकसित नहीं करेंगे, अगर हम उनके पलायन को नहीं रोकेंगे, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऐसे ही धीरे धीरे नीचे चलते चले गए तो पहाड़ का आदमी नीचे जाएगा। पहाड़ का आदमी नीचे जाएगा तो हमारे बॉर्डर असुरक्षित होंगे, और बॉर्डर असुरक्षित होंगे तो कारगिल जैसी दूसरी वार भी आपको झेलनी पड़ सकती है। ये आप समझिए। इन पहाड़ों को, इस राष्ट्र को, इस देश को और इस प्रदेश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहाँ के निवासियों की, वहाँ के लोगों की। अगर वो निवासी और वो लोग चले गए और ऑल वेदर रोड्स बन गई और सब कुछ हुआ और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, तो इन रोडों को बानर और भालू ही देख पाएंगे और दूसरा दुश्मन कभी भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वर्ड सिर्फ ये नहीं कि नैनीताल से हाईकोर्ट जा रही है तो बहुत बड़ी बात हो रही है। ये बात है कि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य बना था, और पहाड़ी राज्य की परिकल्पना यह है कि पहाड़ के लोगों का विकास हो। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कल भी कहा था, जिसमें मैं नौडियाल जी का फिर ये कहूँगा कि अगर आपको विकास करना है, अगर आपको कोई चीज़ बढ़िया करनी है और आपको सहूलियत चाहिए, तो यहाँ पर सहूलियत लाओ, ना कि ये कि यहाँ से भागकर सहूलियत को वहाँ पहुँचाओ। अभी हमारे साथी ने बताया कि पौड़ी से पलायन का जो वो है विभाग, वो देहरादून चला गया। अरे आप पलायन का रोना रोते हो, पलायन क्यों नहीं होगा? अगर मुझको सहूलियत चाहिए तो मेरे उस साथी को, मेरे उस भाई को सहूलियत नहीं चाहिए जो रुद्रप्रयाग में बैठा है? मेरे उस साथी को नहीं चाहिए जो उत्तरकाशी में, जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, कपकोट, इन सब जगहों पे बैठा है? उसको भी चाहिए, वो भी आएगा, या तो हल्द्वानी आएगा, या उधम सिंह नगर, हरिद्वार, या देहरादून। तो हमको इस पहाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले जिस जगह हम काम करते हैं इस हाई कोर्ट को वहां पर रखें। माननीय पाल साहब ने एक बात कही थी, एक विकसित रूप सेंट्रल विस्टा का लो। जाओ आप गैरसैंण में, वहां पे आप हाई कोर्ट भी रखो, वहां पे आप स्टेट कैपिटल भी रखो, वहां पे एग्जीक्यूटिव में आओ तो सही, उन सड़कों पे आओ तो उस पहाड़ को देखने जिस पहाड़ के लिए राज्य को बनाया है। इतना ही मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ। इन बातों को जरा ध्यान दीजिए। ये बहुत छोटी नहीं, बहुत गहरी बात है और इस साजिश को हर तरह से नाकाम करना है। हमारे पत्रकार बंधु
पौड़ी से यहाँ पहुँचे हैं और ये हमेशा जो है हमारे जो आशुतोष नेगी जी हैं और संजीव जी हैं, ये इस बारे में हमेशा लिखते हैं और इस बारे में सब कुछ लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड से पलायन कम हो और उत्तराखंड को कैसे बचाया जाए। तो मैं संजीव जी से बात करूंगा कि वो भी अपनी 2 मिनट अपनी बात रखें कि कैसे इन चीज़ों को जो है समग्र रूप से एक पूरे जनता की जनमानस की लड़ाई इसको बनाया जाए। नमस्कार आदरणीय साथियों, मैं संजीव पंत हूँ। हमारा जो वेब पोर्टल्स चलते हैं, हमारा डिजिटल मीडिया का एक यूनियन है, नेशनल वेब मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी जो गवर्नमेंट ने एक नया पैनलाइज करने का वो किया, उसमें लगभग 1000 पोर्टल्स इन पैनल हुए हैं। तो आपका कोई भी आंदोलन होता है जो जनहित में है, राज्य के हित में है और देश के हित में है, तो उसमें डिजिटल मीडिया पूरी तरीके से आपके साथ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। और जमीनी स्तर से लेके आज, क्योंकि बाढ़ का एक मुद्दा मेरी जानकारी में तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, एक तो कार्की है जो उसने मुख्यमंत्री ने दिया था ज्ञापन, तो नितिन के व्हाट्सएप से मेरी जानकारी में आया कि तो मैंने उससे ही कहा था पहले। तो फिर मेरी नेगी जी से बात हुई, लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बहुत बड़ा वो चल रहा है, तो हमने कहा हम नैनीताल आए। तो आज हम आप लोगों के बीच में, और बड़े जो है हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप लोगों ने इतना स्वागत किया हमारा, इतने सत्कार के साथ आपने हमें अपने बीच में आमंत्रित किया। और हम जिसे हम तो सड़क छाप पत्रकार मानते हैं अपने आप को, हमने कहीं भी मोबाइल उठाया और हम शुरू हो गए, तो आपने हमें अपने बीच में बोलने का मौका दिया। तो देखिए, जहां तक सवाल यहाँ से हाई कोर्ट को ले जाने का है, तो मुझे जो लगता है, मेरा अपना अनुभव है और हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में तीसरा विधानसभा भवन जो बनाने की तैयारी हो रही है, टेंडर हो चुके, 3 बार कमीशन दिया जा चुका ठेकेदार। तो ऐसी ही कुछ टैक्टिस IAS ऑफिसर्स, नया टेंडर दे, जमीन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, टेंडर हो जाएगा और कमीशन बढ़ जाएगा। तो पहली तो टैक्टिस मेरे को लगता है कि IAS ऑफिसर्स की ये है कि हम कमीशन का खेल, पहली टैक्टिस ये है। उनका कोई उद्देश्य पहाड़ का हित नहीं है, कोई उद्देश्य मैदानी क्षेत्र का हित नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनको कोई नैनीताल से लेना देना नहीं, उनको कोई हल्द्वानी से भी लेना देना नहीं, कोई बहुत बड़े खैरख्वाह हल्द्वानी के भी नहीं है। अगर होते तो शायद राजधानी की पूरी एक बिल्डिंग, पूरा ढांचा तैयार है और हम वहां एक सत्र नहीं करा पा रहे, उसे शीतकालीन राजधानी विधानसभा में घोषित करने के बाद हम नहीं करा पा रहे। तो आप इस चीज से तो बड़ा टफ है कि यहाँ से हाईकोर्ट को ले जा पाए। लेकिन एक, और क्योंकि हमें यहाँ की जागरूक नागरिक हैं और आप एक प्रबुद्ध वर्ग है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस कमीशन खोरी को रोकने के लिए लड़े। और आप लोग आज मैदान पर खुद उतरे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे टेंडर्स, क्योंकि सबसे पहला काम ये होगा कि बिल्डिंग का टेंडर हो जाएगा, कमीशन सेट हो जाएगा, और तब तक 5 साल की ये सरकार चली जाएगी, 2-4 IAS अफसर रिटायर हो जाएंगे। ऐसा होता रहा है, हम पिछले 20 सालों से इस चीज को देख रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आप लोग आगे आए हैं। और जब आपका ये बड़ा वर्ग आगे आ गया है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी आसान ये लड़ाई होगी और किसी को हिला पाना, हाईकोर्ट को हिला पाना इतना आसान होगा। उसके बावजूद अगर कहीं पर किसी उसमें भी, देखिए हम इस बारे में हम इतना ही कर सकते हैं, देहरादून में और सचिव न्याय हमारी कहीं ना कहीं अप्रोच में आया जी, तो आपके कागजों के, आपकी रिकॉर्डिंग पूछ सकते हैं ये है क्या। जैसे अभी शाह जी ने कहा, और PIL फाइल होती है या कोई इस तरीके का कागज कोर्ट में जाता है, तो बहुत आसान हो जाएगा पूछने के साथ भी। तो कोर्ट में भी आगे, अब तो बता दो क्या है, कैसे करने हैं। तो हम पब्लिक, और अगर कहीं आंदोलन होता है तो उसमें जन समर्थन जुटाने के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, हमारा कर्तव्य, हम आप लोगों के साथ हैं। हमारे जो सहयोगी लोग हैं, हमारे 1000 पोर्टलों में से जो 100, 200, 500 हमारे मेंबर्स हैं पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं, वो सब आपके साथ हैं। देखिए, एक हिंदुस्तान में बड़ा राष्ट्रवाद चला है इस बीच में, और राष्ट्रवाद ऐसा है, अभी नेगी से बात हो रही थी कि कश्मीर तो मेरा है, नहीं, कश्मीर मेरा नहीं है, पहाड़ उत्तराखंड तो इनका है, लेकिन उत्तराखंडी इनका नहीं है। उत्तराखंड का विकास सिर्फ रिजॉर्टों से करना चाहते हैं, और वही अंकिता हत्याकांड घटनाएं पहाड़ में अंजाम दी जाएंगी। क्या नैनीताल के जिसमें पहले CD ऑफिस हुआ करता था, पाल साहब को हमारे कुआं विश्वविद्यालय के आंदोलन के भी बहुत बड़े इन्होंने नेतृत्व किया है उस समय, मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप पुराने आंदोलनकारी रहे हैं। जहाँ एक CD ऑफिस हुआ करता था, तो क्या यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाएगी सरकार?
और फिर यहाँ वही सब कुछ होगा। आज आपने लड़ना है जो नजूल की जमीनें हैं, जिनमें अवैध होटल बन रहे हैं, जो कब्जे हो रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो उन पर कार्रवाई करे, राजस्व इकट्ठा करे, सरकार पैसे दे। कर्मचारी वर्ग पैसों के लिए लड़ रहा है। दैनिक वेतन भोजन की कर्मचारियों को 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। पत्रकारों की आपने 3/4 सुविधाएं रोक दी हैं। जो सुविधाएं हमें उत्तर प्रदेश उस समय मिलती थी वो रोक दी। आप बसों के जो है हमारे टूरिंग को भी बैन करने के परिप्रेक्ष्य में आ गए हैं। तो आप उन चीजों को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जहां से आपको लगता है कि भाई इसमें धंधा हो सकता है, तो धंधों की सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की, अगर धंधों की सरकारें हो गई हैं तो उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि हमने आंदोलन में भागीदारी की है और हमारा फर्ज है कि हम नई पीढ़ी को कुछ दे के जाए। तो नई पीढ़ी को हम ये दे सकते हैं कि कम से कम पाल साहब के गुजरने के बाद, मेरे गुजरने के बाद या साजी गुजरने के बाद हमारी अगली पीढ़ी हमसे ये तो नहीं कहेगी कि यार ये जब लुट रहा था उत्तराखंड तो खाली बेवकूफों की तरह बैठे थे। तो इसलिए हमने लड़ना होगा और साथ मिलकर लड़ना होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो आशुतोष नेगी जी भी अगर अपनी बात रखना चाहें तो। जी जी बिल्कुल। नैनीताल बार के सभी सम्मानित वरिष्ठ और मेरे हमउम्र जो अधिवक्ता गण हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष नेगी हूँ और मूलतः पौड़ी से हूँ मैं। और मैं ये भी जानकारी दे दूँ आपको कि मैं भी अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हूँ पौड़ी बार में। मैंने 2007 में लॉ कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रहा मैं। तो एक लॉ का एक जानकारी तो मुझे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे मेरा नाम लिया, मैं ये चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो अंकिता हत्याकांड है उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों की मदद चाह रहा हूँ। मीडिया से जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही। देखिए, जो अंकिता लड़की थी वो मेरे गाँव की थी और एक तरह से मेरी बेटी थी। और अभी जो स्थितियाँ रही हैं प्रदेश में, आप मेरे ख्याल से सारे लोग समझ रहे हैं कि स्टेट का जो रोल रहा है इसमें, वो एक तरह से क्रिमिनल रोल प्ले किया है स्टेट ने। और अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं कि एक पहाड़ी प्रदेश में एक हाई कोर्ट, पहाड़ी प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ से शिफ्ट करके प्लेन में ले जाया जाता है या कहीं अन्यत्र ले जाया जाता है, तो वो भी एक अपराध है। जिस तरह से मैं आपकी बात सुन रहा था कि उस नोटिफिकेशन में जो राज्यपाल का या चांसलर राष्ट्रपति का जो नोटिफिकेशन है, उसमें नैनीताल पर्टिकुलर लिखा हुआ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, बल्कि नैनीताल शहर लिखा हुआ है, मल्लीताल लिखा हुआ है। तो ये वाकई क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ उत्तराखंड सरकार के जो लॉ एडवाइजर होंगे वो इस बात को, जो जिन्होंने भी बैठाई होगी, उनकी बात पे गौर करेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट करने की सोचेंगे भी, मेरे को जो लगता है। लेकिन मुझे ये जरूर अच्छा लग रहा है कि आप लोग एकजुट हो गए हैं। और कई बार अधिवक्ताओं की और हम पत्रकारों की भी आलोचना होती है कि जब हम पे आन पड़ती है तो तब हम जनहित की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक पूरे पहाड़ की आप बात कर रहे हैं कि एक पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी लोगों का हाई कोर्ट, ये पहाड़ का हाई कोर्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए 7 सिस्टर्स हैं, वहां पे क्या उनके हाई कोर्ट्स प्लेन्स में हैं? उनके हाई कोर्ट्स पहाड़ी शहरों में हैं। हिमाचल की आप बात करें तो वो भी कुछ करना चाह रहे हैं। और ऐड कर दूं बस मैं, आप भी इसको कह देना। अभी जो लद्दाख बनाया वहां पर भी हाई कोर्ट, वहां पे लद्दाख जी, ये और मैं अपडेट कर दूं कि लद्दाख का भी जो हाई कोर्ट है वो भी पहाड़ में ही है। तो और सबसे बड़ा मुद्दा जो भाई साहब उठा रहे थे, कह रहे थे कि क्या हमको लगता है कि हम एक पहाड़ी प्रदेश में इस पहाड़ी इलाके को खाली कर देंगे तो क्या चाइना की थ्रेट जो है लगातार हमारे सिर के ऊपर खड़ी है, क्या उसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे? चलिए छोड़ दीजिए हमारे स्वार्थों को, लेकिन देश का तो आपको स्वार्थ होगा कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। और देश की सुरक्षा का जब प्रश्न आता है और यहाँ से पलायन लगातार हो जाएगा, यहाँ से हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। और मैं गैरसैंण की भी बात यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। गैरसैंण में स्वयं कई बार गया हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम 1 अरब से ज्यादा पैसा वहां पे खर्च हो चुका है। एक बड़ा सा दरवाजा बना के उस पर एक ताला लटका हुआ है। अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना है तो क्यों नहीं आप गैरसैंण में शिफ्ट करते हैं? अगर आप हाईकोर्ट को शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, पहाड़ को अगर कुछ देना चाहते हैं तो एक पहाड़ से उठा के गैरसैंण दे दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग स्वागत करेंगे। पहाड़ में आप राजधानी शिफ्ट
करने को तैयार नहीं है, पहाड़ में आप हाईकोर्ट नहीं रहने देंगे, तो ये पहाड़ी प्रदेश हमने मांगा क्यों था? मेरा जो शहर है, मेरा जो जनपद है, मैं पौड़ी से आता हूँ और वहाँ एक सरकार ने एक पलायन आयोग का एक ऑफिस खोल दिया है और पलायन आयोग के जो वहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं वो स्वयं नहीं बैठते वहाँ पे। और पलायन पे क्या चिंतन करेंगे? आपको सबको पता है कि जो रोटी की लड़ाई होती है, स्वास्थ्य के लिए आपको सुविधाएं चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। जब पहाड़ों में आपने फैसिलिटी नहीं रखी तो प्लेन में लोग जाएंगे ही। और हाईकोर्ट को जब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो क्या आप नैनीताल को भी पौड़ी बनाना चाहते हैं? एक मंडल मुख्यालय पौड़ी को आपने बिल्कुल सुनसान कर दिया, अब नैनीताल को भी आप सुनसान करना चाहते हैं। हम तो नैनीताल का एग्जांपल पौड़ी में देते हैं कि एक मंडल मुख्यालय नैनीताल भी है, यहाँ पे इतनी चहल पहल है, हाईकोर्ट की वजह से चहल पहल है, टूरिज्म की वजह से चहल पहल है। तो क्या आप पौड़ी बनाना चाहते हैं आप नैनीताल को? तो ये इसका हरगिज, इसका बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई पहाड़ी आदमी इसके लिए सहमत होगा। और मैं न केवल पत्रकारिता से वरन जो भी मुझसे हो पाएगा, एक एक्टिविस्ट के रूप में भी मेरे से जो बन पाएगा, मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अंकिता हत्याकांड की लड़ाई है, मुझे लगता है कि सभी पहाड़ी अधिवक्ता कम से कम उस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो परिवार को इस तरह से प्रेशराइज कर दिया गया है कि उनके पिता भी यहाँ पे याचिका दाखिल करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं और संभवतः मुझे एक याचिका खुद ही यहाँ पे दाखिल करनी पड़े। और मेरे मित्र नवनीश नेगी जी उसकी पैरवी करेंगे और सभी सीनियर एडवोकेट कि उस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। कौन वो वीआईपी था, किसकी वजह से वो हत्या हुई, क्यों रेणु बिष्ट रात को जाकर उस कमरे को तोड़ आई जिसमें अंकिता रहती थी, उस क्राइम सीन को क्यों नष्ट किया गया। जब एम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ वहां पे कोई गायनी क्यों उस पोस्टमार्टम में नहीं थी, एम्स जैसे संस्थान में। तो ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे विद्वान अधिवक्ता जब हाईकोर्ट से ये सवाल पूछेंगे तो एक ऐसा डायरेक्शन सरकार को जरूर होगा कि उसे न्याय करना ही पड़ेगा। जरूर कराएंगे। धन्यवाद। आभार। हमारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। इसी में मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि सभी बातें हमारी रेगुलर जारी है, मंडे को भी हमारी मीटिंग, क्योंकि हमारा हर मुद्दा सभी अधिवक्तागण प्रत्येक दिन जो है यहाँ आ रहे हैं 1:15 बजे। तो मैं अब आज की भी अध्यक्षता हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से हैं प्रशांत जोशी जी। एक छोटा सा सजेशन था, इससे पहले प्रशांत आए, आप एक छोटा सा सजेशन ये कि ठीक है, हम जो मीटिंग कर रहे हैं रोज बरोज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये लड़ाई और व्यापक हो, और ये लड़ाई जब तक ये लड़ाई व्यापक नहीं होगी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। ये लड़ाई अगर व्यापक कैसे होगी? हम चाहते हैं कि इस मीटिंग से रेजोल्यूशन हो, इस मीटिंग से अपील तमाम पहाड़ी बार एसोसिएशन से करें हम लोग कि वो अपनी अपनी बार एसोसिएशन में एक रेजोल्यूशन पास करें कि कम से कम पहाड़ी राज्य का हाईकोर्ट जो है पहाड़ में ही शिफ्ट होना चाहिए अगर शिफ्टिंग जरूरी है तो इस तरह की रेजोल्यूशन की अपील ये मीटिंग तमाम पहाड़ के बार एसोसिएशन से करें कम से कम। हाँ बिल्कुल। और ये मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, है ना। हमारी स्वार्थों की लड़ाई नहीं है, हमारी ये धंधों की लड़ाई नहीं है कि नैनीताल में जो है हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच है, लीगली हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कि लीगली हम कैसे लड़ेंगे, वो हम लड़ेंगे। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो एक सामाजिक पहलू है, वो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ पहलू है, उसको जमीन पर ही लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मतलब अभी वो बात रख रहे थे ये कि एजेंट बन गए, तो अदम गोंडवी का एक शेर है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, इन्हें कमीशन दो, ये उत्तराखंड नीलाम कर देंगे। और ये दरअसल नीलाम ही कर रहे हैं, और ये नीलाम केवल प्रॉपर्टीज तो नहीं कर रहे हैं, राज्य की संपत्तियों का ही केवल दोहन नहीं हो रहा है, हमारी तुम्हारी अस्मिताओं का भी दोहन हो रहा है। मुझे बताइए पहाड़ी राज्य में एक पहाड़ी की क्या आइडेंटिटी है, मुझे बताइए जरा। एक भी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, अभी वो छोटा भाई हमारा कह रहा था और बहुत मौजूद बात है, हमारी जब हमने राज्य बनाया हम इस बात को जानते थे कि हैवी इंडस्ट्रीज पहाड़ में स्टेब्लिश नहीं होंगी, जानते थे हम इस बात को, लेकिन हमारी अपेक्षाएं ये थी कि जो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो हिमाचल का जो बद्दी वाला एरिया है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखिए, वहां
चौबैठा गार्डन तक ले है, वो भी नहीं हुआ इनसे। इन 22 सालों में वो भी नहीं हुआ इनसे। एक फिर उसके बाद हमारा कहना ये था, हमारी समझदारी ये थी कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है, सरकारी जो संस्थान है, वो कम से कम पहाड़ में होंगे। मुझे बताइए, इस पूरे प्रदेश, इस प्रदेश में आपकी राजधानी अस्थायी है, हाईकोर्ट स्थायी है, हाईकोर्ट आपके पहाड़ पर है, और एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आज पहाड़ पर है। इसको भी अगर आप मैदान पे ले जा रहे हैं और तब हमको समझा रहे हैं, ये तर्क हमारे सामने ये दिया जा रहा है कि नहीं नहीं देखो, पहाड़ में तो जीवन बड़ा दुभर होता है। अच्छा, मतलब इस बात को भी पहाड़ी ही समझे कि पहाड़ में जीवन बहुत दुभर होता है ना। और ये हमको शर्म से डूब जाना चाहिए। यहाँ परसों कह रहे थे, भुवनेश बहुत कह रहे थे कि सब लोगों ने चुप्पी साध रखी है, और हमारे तुम्हारे लोगों के लिए ये कहा ही जाएगा कि इनका वकालत से कोई मतलब नहीं है, वकालत चल रही होती तो यहाँ मीटिंग ना कर रहे होते, है ना। ठीक है, हमारी जो चल रही है, जैसे चल रही है वो हम चला ही लेंगे, लेकिन हम अपने पहाड़ का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। और हमारा कहना है कि इस लड़ाई को और व्यापक बनाने के लिए हम लोग जो करते हैं और एक छोटी बात मैं कहना चाह रहा हूँ मेहता जी। आज जो है नैनीताल जिले से भी एंटी करप्शन कोर्ट शिफ्ट कर दी गई है हल्द्वानी। तो मेरा ये सजेशन है, 19 को जो हमारी मीटिंग है उसमें भी हम जिला वार को और वहाँ के अधिकतम अधिवक्ताओं को यहाँ बुलाएं और सबका एक जॉइंट वो करें, क्योंकि ये हो सकता है कि वो विरोध जानने के लिए कि हमने आपकी एक कोर्ट स्थानांतरित कर दी है, क्या इसमें विरोध होता है। तो हमें लड़ाई में जिले बार को भी सम्मिलित करना चाहिए, इतना ही कहना था। और बार काउंसिल में जो नेता है हमारे, उनका स्टेटमेंट आना चाहिए इस पर। धन्यवाद। ना वो तो जमीन बेचने में लगे हुए हैं। विगत कई दिनों से यह सभा यहाँ पर चल रही है, जिसमें आप सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, और सभी का एकमत होकर एक ही विचार है कि हाईकोर्ट नैनीताल से कहीं नहीं जाएगी। और सभी वक्ताओं ने पुरजोर तरीके से, हमें समर्थन भी मिल रहा है। मैं देख रहा था कल कुछ कम थे, आज ज़्यादा है, कल को और आएंगे। मेरा सबसे पहले यह कहना है कि आप लोगों को समझाओ। मैं 4 लोगों से कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट नैनीताल में क्यों रहनी चाहिए। बात करते हैं जूनियर्स की। जूनियर्स को स्टाइपेंड की मैंने कल बात कही थी कि जूनियर अधिवक्ता यहाँ आता है तो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, उसके पास पैसे नहीं होते। क्यों नहीं सरकार उन्हें पर मंथ 5 से 10 हजार रुपया स्टाइफंड दे। मेरा एक क्वेश्चन सरकार से है, उनको स्टाइफंड दे ताकि वो अपना रहने का रेंट निकाल लें। एक ऐसा कोई आवासीय परिसर बनाए जिसमें सिर्फ वकील और जूनियर्स एडवोकेट रहें, जिनके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी जूनियर्स की संख्या भी हमारी इस सभा में बढ़े, और आने वाले टाइम पे यह एक अच्छा जन आंदोलन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। और आज मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ संजय पंजी का और आशुतोष नेगी जी का और संजीव पंजी का, जो आज आए और आपने हमें मार्गदर्शन दिया। और यह सभा लगातार 19 तारीख को जनरल हाउस है, उस दिन तक लगातार चलेगी। और हमारा ये निवेदन है सभी से, जो पहाड़ की बात करता है, पहाड़ का बेटा होने की बात करता है, पहाड़ का लाल होने की बात करता है, उसको इस मीटिंग में आना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। वो ना किसी से डरे और ना पीछे पीछे बात करे, पीठ पीछे कोई बात न करे। जिसको अपनी बात करनी है मंच पर आए, मंच पे बात करे, खुला मंच है, सबके लिए है। और अगर वो कहता है कि शिफ्टिंग चाहिए तो वो पहाड़ का नहीं है, उस पर हम धिक्कार करते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जो पहाड़ी है वो यहाँ आए और पहाड़ की बात करे। धन्यवाद। तो ये मीटिंग जो है सतत रूप से रहेगी। आगे जो मंडे को 17 तारीख को भी हम जो है यहाँ इसी हॉल में 1:15 बजे बैठेंगे, और सभी और अन्य लोगों से भी। और सभी लोगों से ये भी है मेरा कि फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया पर अपनी बात आप रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पर्सनली भी। आप जागो उत्तराखंड के पेज को शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये चीजें अपने आप खुद कर सकते हैं, मतलब कि अपनी बातों को आज की खबर के साथ आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी। अरे यार, जब आपकी जमीन का